हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के साइंस का बुक, जिसका आज 5वां चैप्टर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और वो है कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला क्या है, पेट्रोलियम क्या है, इनका कैसे हम इनको प्राप्त करते हैं या फिर कैसे यूज़ में लाते हैं, ये किस प्रकार के ईंधन है, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ये रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, सारा देखेंगे कि क्या है, किस तरह से इनका हम यूज़ करते हैं। तो कोयला को अमूमन आप जानते हैं कि घरों में खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम को आप बढ़िया से जानते हैं कि वाहन में जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वह पेट्रोलियम ही होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी तो प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन है हमारे, ठीक है। दोनों यानी कि कोयला और पेट्रोलियम ये प्रकृति हमें देती है। ये ज़मीन में नीचे और समंदर के तलहटी में जो ये पेट्रोलियम पाया जाता है, तो इस प्रकार से ये एक क्या है, प्राकृतिक ईंधन है। लेकिन प्राकृतिक ईंधन में भी बहुत तरह के ईंधन होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि नवीकरणीय होते हैं और अनवीकरणीय होते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है और इनको हम कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। अब प्रकृति में जो हमारा नेचर है वो हमें बहुत कुछ देता है, ठीक है। ईंधन देता है, यानी कि आपको फूड देता है, प्लांट है, इन सभी चीज़ों को प्रकृति ने दिया है। और जो आप कपड़े बनाते हैं, सब कुछ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसके लिए ऊन। और जो आप भोजन का इस्तेमाल करते हैं उसमें मांस और प्लांट से जो भी आप लेते हैं, भोजन को खाते हैं, ये सभी क्या है, ये प्रकृति की देन है, प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ इस्तेमाल हमें कैसे करना है इनका, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और कौन जो है उनका भंडार सीमित है और किनका भंडार असीमित है, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, और किनका हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए ताकि वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है। प्रकृति में वो सीमित मात्रा में है। तो हम पहले देखते हैं कि किन किन चीज़ों को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन और वो ऐसे भी कौन से चीज़ वस्तु हैं जिनका यूज़ हम, जिन ईंधनों का यूज़ हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं और वो हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी छोड़नी होती हैं। क्योंकि अगर हम सारा कुछ यूज़ कर लेंगे तो फिर उनका जो जीवन होगा वह बहुत कष्टदायक हो सकता है और असहनीय हो सकता है। तो हमें अपनी पीढ़ी के लिए किन्हें बचा के रखना चाहिए और किनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये हम देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूपों से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इनका जो विभाजन है वह दो वर्गों में किया जा सकता है। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, यानी कि अक्षय ये खत्म नहीं होते हैं, मतलब इनका भंडारण बहुत है और ये इनका साइकिल होते रहता है, ठीक है। इनका एक साइकिल चलते रहता है जिससे ये क्या करते हैं, अपना पूर्ति कर लेते हैं। ये क्या है, रिन्यूएबल हैं, ठीक है, ये रिन्यूएबल हैं, अक्षय हैं, इनका भंडार जो है बहुत ज़्यादा है, सीमित नहीं है। अब ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और जो है वायु, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ये सभी क्या हैं। और जो समंदर की तरंगे हैं, लहरें हैं, इनसे भी आजकल क्या बनाए जाते हैं, आप बिजली बना सकते हैं और भी उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सभी क्या है, जो हमें प्रकृति ने दिया है और उनका भंडार जो है वो असीमित है, वो क्या कहलाते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ये सोर्स हैं, ये रिसोर्स हैं, इनका कभी ख़त्म नहीं होगा, ये अपने आप ही सारा प्रकृति हमारा क्या होता है, इनको देते रहता है हमें। अब क्या है कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश है इसका भंडारण क्या है, प्रकृति में असीमित है। तो सोलर एनर्जी की तरफ जो हमारा पूरा का पूरा फोकस है अभी गवर्नमेंट का, और भी जो प्राइवेट बिजली के जो उत्पादन वाले लोग हैं जिनका खपत ज़्यादा होता है, वो सारे क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं सूर्य के प्रकाश की तरफ, ठीक है। बिजली बनाई जाती है तो कोयले से बनाई जाती है और जो जल से यानी कि पानी से बनाई जाती है। तो ये सभी अब बिजली का जो उत्पादन है बहुतायत मात्रा में सूर्य के प्रकाश से यानी कि सनलाइट से हो रहा है। और वायु से भी हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, विंड मिल वगैरह बना करके इससे बहुत ज़्यादा इसको क्या करते हैं, यूज़ में ला रहे हैं। बहुत तरह के
एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। अब क्या है कि समाप्त होने वाले नॉन रिन्यूएबल जो है वो है कौन कौन? तो भाई प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, वे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जो आप मानव जो हमारा हम हैं यानी कि जो यूज करते हैं उसमें ये क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के जो उदाहरण है वो है वन है यानी कि जंगल है, हम भाई काटते जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। फिर वन्य जीव हैं, ये भी क्या होंगे? एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? हमारे खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि कभी ना कभी आप जितनी रफ्तार से उनका यूज़ करेंगे वैसे ही वो क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उतने ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कौन सीमित है कौन असीमित है ये आप देख चुके होंगे। अब इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है किस पे बेस्ड है? कोयले पर, पेट्रोलियम पर, और जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, उस पर है। और ये सभी क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में से हैं। इनका हम इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इनका भाई निर्माण कैसे हुआ? तो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है। यानी कि कभी हम जैसे लोग या और भी जो मान लेते हैं कि जो जानवर हैं वो नीचे दब गए और उनके अवशेष से क्या होता है? उनके जीवाश्मों से इन सभी जो ईंधन है ये सभी इनका निर्माण होता है। यानी कि कोयले का निर्माण जो होता है वो लकड़ियाँ बहुत सालों से नीचे दबी पड़ी हैं और वो क्या होता है? उनका नीचे सड़ती हैं, गलती हैं, और जो हमारे अर्थ का यानी कि टेम्परेचर है उससे वो कोयले में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जीवाश्म जो हैं यानी कि जो जीव जंतु हैं वो दब जाते हैं तो हमें वो पेट्रोलियम प्राप्त होता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये जीव जंतुओं से और जो जीव हैं उनसे प्राप्त होते हैं, उनके दबे होने के बाद इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब कोयला क्या है? तो आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, आपने कोयला देखा होगा या जरूर सुना होगा। अगर देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर ही होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का, यह क्या है? पत्थर जैसा कठोर होता है और काले रंग का होता है। ये आपको चित्र के माध्यम से दिखा दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यह कोयला है, यह क्या है? कोयला है, और यह पत्थर जैसा है, कठोर है। खाना पकाने हेतु आने वाले ईंधनों में खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। ठीक है, उस ईंधन में से कोयला एक है जिससे खाना बनता है हमारे घरों में। अब पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा यूज है। मैंने बिजली बनाने में बताया। पहले क्या होता था कि भाप इंजन से जो ट्रेनें चलती थी उनमें क्या होता था? इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता था और ये भाप बनाता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों, ठीक है, जो थर्मल पावर वाले होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये क्या है कि इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन भी काम किया जाता है, मतलब उसके लिए भी उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है इसका उपयोग। अब क्या है कि कोयले की कहानी, भाई क्या है कोयले की कहानी? कोयला कैसे प्राप्त होती है हमें, इसकी कहानी है, इसको देख लेते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, 300 मिलियन आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना होगा। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों, ठीक है, पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ये जो हमारी अर्थ है उसके निचले जलीय क्षेत्रों में बहुत डेंस क्या था? फॉरेस्ट था। अब बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, यानी कि मिट्टी के नीचे दब गए। बाढ़ आई और बाढ़ के नीचे क्या हुए? ये दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। वो संपीड़ित हो गए, जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप बढ़ता गया। जैसे जैसे वो नीचे चले जाते गए वो उनका ताप क्या हुआ? बढ़ता गया। अब क्या हम देखते हैं कि उच्च दाब, जैसे जैसे नीचे भाई दबे पड़े हैं तो उनके ऊपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा, और उच्च ताप यानी कि टेम्परेचर, जो पृथ्वी में भी क्या है? टेम्परेचर है। अब पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से क्या हुआ कि कोयला बन करके तैयार हुआ, अब परिवर्तित हो गया। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, यह क्या होता है? कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जो मृत
वनस्पतियां हैं, इनके धीमा बहुत ये प्रोसेस जो होता है वह बहुत धीमा होता है। अब कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है, कहते हैं। अब क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपने पढ़ा था कि जो भी नीचे जीव जंतुओं से और मृत प्राणियों के नीचे दबने के कारण इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और हम यहाँ फिर बढ़ रहे हैं कि क्योंकि यह वनस्पति के अवशेष से बना है, अतः कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोयला बन करके क्या होता है? तैयार होता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। ठीक है, वायु में जब इसे गर्म किया जाता है तो कोयला क्या होता है? जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यह जल करके, क्योंकि खुद ये कार्बन है और इसको जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन जरूर चाहिए, और यह उसके साथ क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, उत्पन्न करता है। अब उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, कोल गैस होता है, कोक होता है और कोलटार होता है। इनका भी अपना अपना यूज है। कुछ सड़क बनाने के लिए जो आप यूज में आते हैं, कोयले की खान से कोयले निकाले जाते हैं, इनको आप प्रयोगशालाओं में या और रासायनिक विधियों के द्वारा क्या बना सकते हैं? इनसे आप कोक बना सकते हैं, कोलतार बना सकते हैं और कोल गैस बना सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कोक बनाया जाता है, कैसे कोलतार बनाया जाता है, कैसे कोल गैस बनाया जाता है, इनका क्या क्या यूज होता है। अब हम आगे देखते हैं कि कोक क्या है भाई। कोक को कोयले से ही क्या किया जाता है? निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, इसको उसी से बनाया जाता है, कोयले से ही बनाया जाता है। अब कोक को देखते हैं। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ठीक है, यह क्या होता है? कठोर होता है और काला होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसमें कोक धातु का जब निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें कोक को मिलाया जाता है और उससे क्या क्या किया जाता है? धातुओं को शुद्धिकरण की जाती है। अब देखते हैं कि कोलतार क्या है। ठीक है, कोलतार क्या है? यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है, जो जिससे आप सड़क वगैरह बनाए जाते हैं, वो उसमें कोलतार का भी यूज होता है। ठीक है, तो यह एक अप्रिय मतलब जो वैसी उसमें गंध होती है जो आपके लिए मतलब उपयुक्त नहीं है। ये क्या होता है? हमको अच्छा नहीं लगता है, यानी कि अप्रिय गंध होता है। उसका गंध जो होता है खराब होता है, काला गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कोयले से क्या क्या बनाए जा रहे हैं। कोक बन गया, कोलतार बन गया, और कोलतार जो है यह लगभग 200 पदार्थों का एक मिश्रण है। ठीक है, 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, ये सभी चीज़ जो है उससे बनाए जाते हैं। इससे क्या क्या आप बना सकते हैं, या दैनिक जीवन में काम आने वाले जो विभिन्न पदार्थ हैं, इनका औद्योगिक निर्माण के लिए ये सभी इससे बनाए जाते हैं। और इससे आप बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। जो संश्लेषित रंग हैं, ठीक है, उसको बना सकते हैं। दवाइयाँ बनाई जाती हैं। विस्फोटक यानी कि आप जो भी ये बम पटाखे होते हैं वो सब बनाए जा सकते हैं। सुगंध, प्लास्टिक, पेंट जो है इससे बनाया जाता है। फोटोग्राफिक सामग्री इससे बनाई जाती है। छत निर्माण सामग्री आदि में होता है, इसका प्रयोग होता है। रोचक तथ्य है, ठीक है, रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के जीव हैं जो मौत है, ये इन सभी को भगाने के लिए क्या किया जाता है? गोली बनाई जाती है, नेफ्थलीन की गोली बनाई जाती है। इसमें भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोली भी कोलतार से बनाई जाती है। अब देखते हैं कि आज पक्की सड़कों का निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। अब जो है
ज़माना बदलता जाता है और जैसे जैसे जो नई और टिकाऊ चीज़ें आविष्कृत होती हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करने लगते हैं। तो पहले क्या होता था कि कोयल जो कोलतार होता था डायरेक्ट उससे बनाया जाता था सड़क। अब क्या होता है कि आजकल जो पक्की सड़कें बनती हैं इनका निर्माण होता है कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद है, यह भी बिटुमिन, इसका प्रयोग किया जाता है। अब कोल गैस क्या है, ठीक है, कोल गैस क्या है इसको देख लेते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाए जाते हैं, ठीक है, कोक बनाते हैं हम। समय कोल गैस प्राप्त होती है जब आप कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते हैं, ठीक है, तो इस समय हमें क्या प्राप्त होती है, कोयला गैस प्राप्त होती है, यानी कि कोल गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। यह क्या की जाती है, कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग में ये लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। तो कोयला गैस कैसे बनता है, तो जब आप कोक बना रहे होते हैं उसी प्रक्रम में क्या होता है, कोयले गैस का भी निर्माण होता है, उसी समय हमें यह प्राप्त होता है। अब देखते हैं क्या है यहाँ लंदन में, जो ब्रिटेन की राजधानी है, लंदन में क्या है, 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, ठीक है। इससे क्या होता है कि सड़कों पर रोशनी के लिए लंदन में सबसे पहले यानी कि 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में यानी कि यूएसए में इसी के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, रोशनी इससे उत्पादित की गई थी। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी कि इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, सोर्स ऑफ हीट के तौर पर इसका हम यूज़ करते हैं, इसको उपयोग में लाते हैं। अब हम पेट्रोलियम को देखते हैं, पेट्रोलियम क्या है, ठीक है। कोयले के बारे में पढ़ लिया आपने कि उससे क्या क्या उस प्रक्रम में उससे बनाए जाते हैं, तो बनाया जाता है भाई कोक बनाया जाता है, कोल गैस बनाया जाता है, कोलतार बनाया जाता है। कोक बनाते टाइम ही क्या आपको प्राप्त होता है, कोल गैस प्राप्त होता है, यानी कि इसी तरह से आप पेट्रोलियम का उत्पाद देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है, ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें इसको ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब भारी मोटर वाहन, ठीक है, ये हल्के स्वचालित वाहन थे। अब भारी मोटर वाहन जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल का में, ये सभी क्या है, पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं। आप इनको ध्यान रखेंगे कि ये सभी जो है वो पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं। अब ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक, ये सभी ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो यानी कि चट्टान, ठीक है, यहाँ याद रखेंगे कि पेट्रो यानी कि चट्टान और ओलियम यानी कि तेल से हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, चट्टान के बीच से इसको निकाला जाता है। और यह दो प्रकार के शब्दों के संयुक्त होने से बना है। एक है पेट्रो जिसका अर्थ होता है चट्टान, और दूसरा है ओलियम यानी कि तेल, उससे बना आपका पेट्रोलियम, क्योंकि यह कहाँ से प्राप्त होता है, चट्टानों के बीच से इसकी प्राप्ति होती है। अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है इसको हम देखते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, ठीक है। पेट्रोलियम का उत्पाद जो हुआ है, निर्माण जो हुआ है वह कहाँ हुआ है, समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र की पेंदे में जाकर जम गए। जब भाई मरेगा कोई तो वो नीचे क्या होता है, जा करके जमता जाता है। अब जब पेंदे में जा करके जम जाते हैं, फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक जाते हैं। ये रेत और मिट्टी के तहों में ढक जाते हैं। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। लाखों वर्ष तक ये क्या होते हैं, दबे रहते हैं। और किस रूप में दबे रहते हैं, तो वहाँ पानी यानी कि वायु यानी कि एयर नहीं होता है, और वहाँ होता क्या है, तो उच्च ताप होता है और उच्च दाब होता है। इसमें जो मृत जीव हैं वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो
पृथ्वी है वो इनको बहुत सालों के बाद इनको किस तरह से अपने उच्च ताप और दाब से एयर के अब्सेंस में इनको पेट्रोलियम में तब्दील कर देती है। अब क्या है कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। तेल और गैस जो हैं वो जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। इस प्रकार ये इसमें मिलते नहीं हैं पानी में, ठीक है। अब विश्व का पहला तेल कुआं, विश्व का पहला तेल कुआं कौन है, इसको हम लोग देखते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया है, ठीक है। कौन है, पेंसिल्वेनिया, यानी कि अमेरिका में 1859 में प्रवेधित यानी कि ड्रिल किया गया था। प्रवेधित यानी कि ड्रिल किया गया था, इसकी खुदाई की गई थी 8 वर्ष बाद, ठीक है। 8 वर्ष बाद 67 में यानी कि 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था, ठीक है। असम के यहाँ की यानी कि इंडिया का ये पुराने तेल कारखानों में से एक है, ठीक है। 59 में यहाँ प्राप्त होता है। उसके 8 साल के बाद यानी कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में प्राप्त होता है। फिर 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी बेसिन में पाया जाता है। ये भारत के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं क्षेत्र भारत के, ये भारत के क्षेत्र हैं असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदी बेसिन का जो क्षेत्र है उसमें पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिलते हैं, ठीक है। और उन संभावना व्यक्त की जाती है यहाँ बहुत से ऐसे भंडार हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण, ठीक है, पेट्रोलियम को कैसे परिष्कृत किया जाता है, कौन कौन से नए उत्पाद सामने आते हैं, हम इनको देखते हैं। पेट्रोलियम गहरे रंग का क्या होता है, तेलीय द्रव होता है। इसकी गंध अप्रिय होती है, इसकी भी गंध क्या होती है, अप्रिय होती है, यानी कि हमें अच्छी नहीं लगती है। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। ये सभी इसी में मिले होते हैं, ठीक है। क्या क्या मिले होते हैं, पेट्रोलियम गैस मिला होता है, पेट्रोल मिला होता है, डीजल मिला होता है, स्नेहक तेल मिला होता है और पैराफिन मोम भी इसी में मिला होता है। ये सारा मिश्रण होता है, इसमें इसके साथ मिश्रित होता है। अब पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों यानी कि प्रभाज जो होते हैं, संघटकों प्रभाजों को क्या है कि पृथक करने का प्रक्रम जो है वह परिष्करण कहलाता है, परिष्करण कहलाता है, ठीक है। यह क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। जो भी इसमें मोम, पैराफिन और जो आपके पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस वगैरह इसमें मिले होते हैं उन सबको पृथक करने का जो प्रक्रम है, वो प्रोसेस है, वह क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। यह परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यह मशीन होती है, इसमें क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है पेट्रोलियम परिष्करणी। रिफाइनरी है ये, इसमें इसका क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है, ठीक है, इसका शुद्धिकरण किया जाता है इसमें। अब देखते हैं कि यह सारणी है। इस सारणी में जो जो भी आप यूज करते हैं यानी कि एलपीजी है, उसका है, पेट्रोलियम है, एलपीजी पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मीम और बिटुमिन, ये सभी क्या हैं, आपके इसी के उत्पाद हैं, संघटक हैं, ठीक है, इसमें होते हैं। इसी से इसको परिष्कृत कर करके क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब एलपीजी है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वह क्या है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में कार्य करता है। फिर पेट्रोल क्या है, यह मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए यह विलायक है, मोटर ईंधन में काम करता है, शुष्क धुलाई के लिए यह विलायक है। फिर मिट्टी का तेल जो होता है, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन के रूप में यह कार्य में आता है। फिर डीजल है, भारी मोटर वाहन और विद्युत जनित्र के लिए ईंधन है यह। फिर स्नेहक तेल है, जो ग्रीस वगैरह बनाए जाते हैं, इसी से बनाए जाते हैं। पैराफिन मोम है, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि सारे इसी से बनाए जाते हैं। और विटामिन जो कि आपने ऊपर पढ़ा कि सड़क निर्माण में इसका, पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका उपयोग होता है, वह पेट्रोलियम उत्पाद है। पहले जो कोलतार से सड़कें बनाई जाती थी, अब वह क्या हो रही हैं, पेट्रोलियम के उत्पाद बिटुमिन से बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सभी उसके यूज हैं और पेट्रोलियम के संगठक हैं और उन संगठकों का उपयोग है कि इसके कौन कौन से उपयोग हैं। अब क्या हम देखते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जो हमारा पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, इनसे अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहा जाता है, ठीक है। ये सभी क्या है, पेट्रो रसायन कहलाते हैं।
इनका उपयोग अपमार्जक रेसे यानी कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसका यूज़ यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग क्या है, अपमार्जक, ठीक है। फिर रेसा यानी कि जो पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है, ये सब हम लोग क्या किए हैं, पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं 8th क्लास में ही। आप उन सभी पुराने वीडियोस को जरूर देखते चलिएगा। अब क्या होता है कि पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक, ठीक है, जो हम प्रयोगशालाओं में संश्लेषित करके बनाते हैं यानी कि ह्यूमन मेड होता है, ये सभी प्लास्टिक आदि के उद्योगों में निर्माण में आता है। सब इन सभी के निर्माण में यह कार्य में आता है। अब प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक, ठीक है, जो प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यवसाय महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना भी हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, यह बहुत अधिक व्यवसायों में महत्वपूर्ण होता है, व्यवसायों में काम में आता है, इसलिए इसको हम लोग पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या है, ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या है, तो प्राकृतिक गैस है बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। बहुत अधिक क्या है, यह महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। इसका जो परिवहन है पाइप द्वारा हो जाता है, यानी कि इसको पाइप से आप एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। अब प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, इसको सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। इसको इस रूप में संपीड़ित करके, कंप्रेस्ड करके इसको भंडारित किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। सीएनजी क्या है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। बहुत सारे शहरों में जो अभी गाड़ियां चलाई जा रही हैं यानी कि भारी वाहन भी, बसेस वगैरह भी चलाई जा रही हैं, उसमें सीएनजी का यूज़ होता है यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ होता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है वह प्रारंभिक पदार्थ यानी कि जो प्राइमरी सब्सटेंस है, इनके रूप में रसायन और उर्वरक के उद्योग में भी निर्माण में लाया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का क्या है, विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, ठीक है। ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे नेचुरल गैस का बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में भंडार है, ठीक है, हमारे देश में ही। अब हम देखते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं, ठीक है, ये सभी संसाधन क्या है, सीमित है, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। अब हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। हमें पता है कि जो कोयला और पेट्रोलियम है ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जो मृत जीव हैं वो नीचे जाते हैं, तलहटी में जमते हैं, लाखों साल लग जाते हैं उनको ईंधन के रूप में तब्दील होने में, और वो वायु के एब्सेंस में और उच्च ताप और दाब के प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये बनते हैं। लेकिन इनका जो बनने की जो इनकी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत सालों लग जाता है, ठीक है, ये बहुत सालों के बाद बनते हैं। तो दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं, ठीक है, बहुत समय लग जाता है। और जो ज्ञात हैं हमें, वो उनको हम बहुत कुछ ही समय में, बहुत मतलब थोड़े समय में ही खत्म करने वाले हैं, कुछ 100 वर्ष में ही खत्म कर देंगे, ऐसा अनुमान है। और क्योंकि ये सीमित है, इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ये क्या करते हैं, इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, ठीक है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ये इनसे भी होता है। अतः यह आवश्यक है, अतः भाई क्या आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, ठीक है, जब जरूरत नहीं हो तो नहीं करें। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन
का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी, लंबे समय तक हो सकेगी हमें। अब हम क्या देखते हैं कि भाई ये समस्या आ सकती है, जिसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब नितांत आवश्यक हो तो ही इन ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये PCRA, ठीक है, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। ठीक है, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, यह क्या करती है, आपको सलाह देती है कि किस प्रकार से आपको गाड़ी चलानी है। PCRA, ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है वह इस तरह से हमें सलाह देती है कि किस प्रकार से आपको गाड़ी चलाना चाहिए। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का यही कार्य है कि आपको पेट्रोल को और भी जो ईंधन है उनको कैसे बचाना है, ये सभी आपको जानना चाहिए और ये इंसान को जागरूक बनाती है। अब क्या गुर सिखाते हैं भाई ये लोग, क्या आपको कुछ बताते हैं, ये हम लोग देखते हैं। अब जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। ठीक है, आप एक चाल में एक स्पीड आप कांस्टेंट रखें और उस पर गाड़ी को चलाएं, और मतलब मीडियम स्पीड से चलाएं। और क्या है कि यातायात लाइटों अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन जो है बंद कर दीजिए। अब टायरों का दाब सही रखिए, जो इसमें हवा है उसको क्या कीजिए, सही रखिए, चेक कराते रहिए। अब गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि गाड़ी की जो सर्विसिंग है उस पर भी खर्च जो है पेट्रोल का, डीजल का, वो निर्भर करता है। खपत ज़्यादा आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी या उसको आप टाइम से सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल खाती। अब हम देखते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ये हमारा सारांश है चैप्टर का। ये क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोक, कोलतार, कोयला गैस कोयला से प्राप्त उत्पाद हैं। ये सभी क्या है, कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। और कोयला और पेट्रोलियम जो है के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए, यानी कि इनके साथ हमें न्याय करना चाहिए। भाई ये ख़त्म होने वाले चीज़ हैं तो हमें इनको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त हो जाता है, और आप बहुत ही बढ़िया से इसको सुने, इस वीडियो को देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।